तो अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई पार्टिकल अगर लीनियर मोशन में ट्रेवलिंग कर रहा था या फिर लीनियर मोशन में था, तो वहां पे क्या था, डायरेक्शन चेंज नहीं होता था। ठीक है, डायरेक्शन चेंज नहीं होता, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में वह जा रहा है। लेकिन में रोटेशनल मोशन में क्या होता है, एवरी पॉइंट पे जहां भी देखेंगे वहां पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड हो सकता है वो सेम रहे, इसके बारे में मैं मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी के बारे में हम आगे जाके चर्चा करेंगे। तो हम डिफरेंस बस ये दिखा रहे थे कि लीनियर मोशन में डायरेक्शन चेंजेस नहीं होता था, बट रोटेशनल मोशन के बारे में हम जब भी बात करेंगे हमेशा उसका डायरेक्शन चेंज होते जाएगा। इस फिगर में देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि इसके टेंजेंट अगर डायरेक्शन होगा, अगर सपोज कीजिए ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये यहाँ पे डायरेक्शन ये हो गया, यहाँ पे डायरेक्शन ये हो जाएगा, और यहाँ पे डायरेक्शन ये हो जाएगा। दैट मीन्स कोई भी पॉइंट लेंगे वहां पे कंटिन्यू, वहां पे क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल जो होता है वो चेंज होते रहता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। मैं भी हो सकता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट रहे, हर एक जगह सेम रहे, लेकिन डायरेक्शन एवरी टाइम वो चेंजेस होते रहेगा। यहाँ पे भी आप खड़े होकर जब इसको आप टर्न करते हैं, मूव करते हैं, इस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, तो आप देखेंगे कि जब आप यहाँ पे खड़े थे तो आपका जो फेस था इस डायरेक्शन में है, जब आप यहाँ पे खड़े होंगे तो आपका फेस इस डायरेक्शन में हो जाएगा, जब आप यहाँ पे खड़े होंगे तो आपका फेस इस डायरेक्शन में हो जाएगा। दैट मीन्स आपका जो फेस, आप वहां से भी समझ सकते हैं कि आपका फेस का डायरेक्शन एवरी पॉइंट पे वो मूव कर रहा है, थोड़ा सा चेंज हो रहा है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ऑल टाइम जो होता है पार्टिकल जो सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है, सर्कुलर पाथ में, तो वहां पे उसका जो डायरेक्शन होगा वो एवरी पॉइंट पे चेंजेस होते जाएगा। लिनियर मोशन में ऐसा कुछ नहीं था, वहां पे सेम डायरेक्शन क्या था, सेम डायरेक्शन था, वहां पे डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं आता था। तो सर्कुलर मोशन पे वही, सर्कुलर मोशन है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट डिस्टेंस, ठीक है, एक कांस्टेंट डिस्टेंस में अगर एक पॉइंट के अराउंड सर्कुलर मोशन करे, ठीक है, और हर एक पॉइंट पे उसका डिस्टेंस एट द सेंटर से सेम होगा, तो इस टाइप के मोशन को हम लोग कहेंगे सर्कुलर मोशन। इसके एग्जांपल को समझने के लिए हमने क्या किया था, एक बताए थे, स्टोन को एक थ्रेड से बांध के उसको हाथ में गोल 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 घुमाइए, तो वो जो मोशन होगा वो होगा हमारा सर्कुलर मोशन। दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग, जो जब साइकिल चलाते हैं या फिर बाइक चलाते हैं तो उसका जो चक्का होता है वो भी घूमता है, तो वो जो होता है वो भी एक सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल हो गया। आ गया अब डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे अभी सबसे पहले यहाँ पे जो एंगुलर दिया हुआ, एंगुलर वर्ड को आप भूल जाइए, आप एंगुलर को भूल जाइए, आप सिर्फ डिस्प्लेसमेंट को देखिए। डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, वहां पे हम देखते थे कि फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन का जो डिस्टेंस था, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, ठीक है, तो वो था सिर्फ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे हम देखेंगे फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन के बीच में कितना एंगल बना, उस एंगल को हम बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लिनियर मोशन में हमने क्या देखा था, मिनिमम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो हुआ था फाइनल इनिशियल के बीच में मिनिमम डिस्टेंस देखे थे, वो था हमारा डिस्प्लेसमेंट। बट यहाँ पे हम क्या देखेंगे, इनिशियल और फाइनल के बीच में, इनिशियल एंड फाइनल के बीच में एक एंगल बनाएगा, एंगल शॉर्टेड एंगल बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन के बीच में जो एंगल बनेगा वही होगा हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एक मैंने एग्जांपल लिया था कि कोई ऑब्जेक्ट एट द पॉइंट पी से स्टार्ट करता है ट्रेवलिंग करना और क्यू पॉइंट तक जाता है, ये हो गया इनिशियल, ये हो गया फाइनल, दोनों के बीच में कितना एंगल मूव किया, वो थीटा एंगल मूव किया, तो दैट इज थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका भी एक डायरेक्ट आर्क बाय रेडियस। तो यहाँ पे आर्क था मेरा पी क्यू आर्क को मैंने बताया था कि ये जो डिस्टेंस है काफी छोटा है, दैट मीन्स ये एस डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था एस बाई आर, और फिर मैंने यहाँ पे निकाला था एस इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, तो एक हमारा एक रिलेशन आया था किसके किसके बीच में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और ये था एंगुलर, ये है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये है मेरा लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये था इसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक रिलेशन आया था कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर कोई कहीं पे अगर मुझे ऐसा सिचुएशन मिले कि अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है तो हम उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, या फिर लीनियर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है तो हम लोग उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, दोनों में कुछ भी दिया हुआ रहे तो हम लोग एक दूसरे को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये दूसरा हमने लिए थे कि एक स्मॉल टाइम इंटरवल में जो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया था उसके लिए एक रिलेशन था,
ठीक है, फिर हमने इसका ऐसा यूनिट बताया था कि ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो रेडियन होता है। आगे आइए, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी आ गया ना। चलिए एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। ये क्या था, हम लोग फिर वही समझने का बेसिक कॉन्सेप्ट हम ये देखेंगे कि पहले एंगुलर को आप भूल जाइए, सिर्फ वेलोसिटी को याद रखिए। वेलोसिटी क्या होता है? तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बाय, या फिर मैं उसको बोल सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट अगर एस है, एस बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब यहाँ पे जब एंगुलर वेलोसिटी है तो यहाँ पे हम लेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा मानते हैं और टाइम हो गया थीटा, तो थीटा बाय टी को हम कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इन टाइम टी, ये थीटा बाय टी को हमने एंगुलर वेलोसिटी लिया है। अब एंगुलर वेलोसिटी इन ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, दैट इसके लिए स्मॉल टाइम इंटरवल, तो डेल्टा थीटा बाय डी टी ये भी होगा एंगुलर वेलोसिटी फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। और फिर इसका इंस्टेंटेनियस निकाले थे, फिर हमने उसको फाइंड लिखा था रिजल्ट डी थीटा बाय डी टी, ये हुआ आया था मेरा एंगुलर वेलोसिटी। फिर इसका हमने एक रिलेशन को देखा था, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, और इसका यूनिट वेलोसिटी का यूनिट जैसे था मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे मीटर की जगह पे एंगुलर हो जा रहा है, तो एंगुलर को हम लोग जानते हैं रेडियन, तो हो गया ये रेडियन पर सेकेंड। डायमेंशन, ये रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं होता है, इसलिए एस का जो डायमेंशन होगा टी टू द पावर -1, तो इसलिए ये हो गया टी टू द पावर -1 इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट था एंगुलर एक्सेलरेशन। फिर से समझने के लिए थोड़ा सा इस एंगुलर को आप अगर आप भूल जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि एक्सेलरेशन जो होता है वो चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट मीन्स उसको बोल सकते हैं डेल्टा वी बाय टी। ठीक है, चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम, या फिर इसको हम या फिर बोलते हैं वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम जो होता है उसी को हमने कहा, हम लोग जानते हैं कि होता है एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे जब एंगुलर है तो उसको हम लोग यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी लेंगे। तो हमने देखा कि एंगुलर वेलोसिटी को हमने किस चीज से डिनोट किया, एंगुलर वेलोसिटी को तो ये था मेरा एंगुलर एक्सेलरेशन का। चलिए अब एंगुलर एक्सेलरेशन का इंस्टेंटेनियस निकाले थे और फिर हमने उसको ये इस फॉर्म में हम लोग कैलकुलस फॉर्म में ला के लिखे थे डी ओमेगा बाई डी टी, फिर इसका ऐसा यूनिट और फिर डायमेंशन। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज बताया था जो समझने के लिए था, ये बेसिकली समझने के लिए फैक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसको इसके लिए मैंने अपना राइट हैंड का यूज करके आप लोगों को बताया था। तो ये क्लियर है कि इसको भी रिपीट करूं मैं? ओके, देखिए मैं इसके लिए हम लोग राइट हैंड को यूज करेंगे। ये जो राइट हैंड है हमारा, हम इसको यूज करेंगे। राइट हैंड को यूज करते हुए क्या करेंगे, ये जो पार्टिकल का मोशन होगा वो मोशन जो है वो सर्कुलर मोशन है, तो सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट या तो क्लॉकवाइज मूव करेगा या एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। दो ही डायरेक्शन होता है सर्कुलर मोशन में मूव करने का, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो सब देखिए, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज दैट मीन्स इस डायरेक्शन में। देखिए मेरा अंगुली को, मेरा जो 4 फिंगर है, 1 मिनट, ये जो मेरा 4 फिंगर है, 4 फिंगर मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ। इस जैसे देखिए ये है पार्टिकल का मोशन। अब मेरा फिंगर देखिए, ये अगर पार्टिकल का इस डायरेक्शन में अगर पार्टिकल मूव कर रहा है, मेरा थंब किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन की ओर, तो ये ऊपर की ओर मेरा जो है वो डायरेक्शन होगा इसका, किसका, एंगुलर वेलोसिटी का, और एंगुलर एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन की ओर होगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम ये एंटी क्लॉकवाइज हमने हाथ को घुमा लिया, क्या हम इसको क्लॉकवाइज अंगुली को घुमा सकते हैं? इसे नहीं घुमा सकते हैं, क्योंकि हम अंगुली को इस साइड बेंड नहीं कर सकते। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, हाथ के डायरेक्शन को चेंज करके अब हम इसको इसे घुमा सकते हैं। अब देखिए ये जो मेरा अंगुली है वो घूम रहा है पार्टिकल के मोशन में, तो हमारा थंब किधर है, वो नीचे की ओर मेरा थंब है, सरफेस में अंदर की ओर जाएगा, तो ये हो गया हमारा अंदर की ओर डायरेक्शन हो गया वो नीचे की ओर। अब है यहाँ पे दो, आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दो चीजें हैं। एक ये एक सर्कल के अंदर एक पॉइंट है और एक क्रॉस किया हुआ है।
तो आप सपोज कीजिए ये आप लोग के सामने एक पेन है, ठीक है। आप इनमें से अभी क्या देख पा रहे हैं, इसके टॉप को देख पा रहे हैं। जब ये आपकी ओर जा रहा है तो आप क्या देख रहे हैं, इसके टॉप को देख रहे हैं, ठीक है। आपके आपके ओर निकल रहा है, बाहर आपकी तरफ जा रहा है, तो आप इसके टॉप टॉप को देख पा रहे हैं, मतलब ये है ऊपर। आप ये ऊपर है, अगर आप टॉप को देख पा रहे हैं तो ये ऊपर की ओर जा रहा है। अब सोचिए, अगर मैं अब ये मान लेते हैं ये मेरा बॉडी सरफेस है। अब जब ये सरफेस के अंदर जाए तो आपको क्या दिखेगा, इसके पीछे वाला भाग दिखेगा, इसके पीछे वाला भाग दिखेगा, ठीक है। इसके पीछे वाला भाग दिखेगा, पीछे वाला भाग बड़ा है, देखिए। अगर यहाँ पे मैं क्रॉस कर पाऊं, नहीं हो पाएगा, नहीं तो अगर मैं यहाँ पे क्रॉस कर पाता तो आपको ये पीछे वाला भाग दिखता है, यहाँ वाला। तो जब ये बड़ा वाला भाग मुझे दिख रहा है बड़ा, तो मैं क्या समझूंगा, वो सरफेस में वो अंदर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दो पॉइंट है, फिगर 1 एंड फिगर 2 पीपीटी में, वो फर्स्ट दिख रहा है कि वो बाहर की ओर है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। और वो जो क्रॉस है वो दिख रहा है कि वो अंदर की ओर जा रहा है। चलिए अब पीपीटी को सब कोई कर लीजिए, ठीक है। तो ये दो चीज था, इम्पोर्टेंट चीज है कि डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा, और एक चीज, ये जो डायरेक्शन है, अगर किसी का डायरेक्शन अपवर्ड है, किसी का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसका मतलब ये नहीं कि उस डायरेक्शन में वो मोशन करेगा। सिर्फ जो एक्सेलरेशन का जो और वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इसका कतई मतलब ये नहीं है कि वह पार्टिकल मूव करते करते ऊपर की ओर आ जाएगा या नीचे की ओर चल जाएगा, ठीक है। चलिए, आज ये हमारा उतना जो हम लोग अभी तक देख रहे थे वो हमारा था प्रीवियस क्लास का, इसको हम लोग रिविजन कर रहे थे। आज हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। तो सबसे पहले आप दिमाग में ये लेके ये जरूर कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होता है, और लीनियर वेलोसिटी को हमने, अच्छा वेलोसिटी है तो वेलोसिटी को, अच्छा एंगुलर वेलोसिटी ओमा एंड लीनियर वेलोसिटी, चलिए ये भी होगा, ये मेरा मिस्टेक है, मैं इसे ठीक कर लेता हूँ आप लोगों के सामने। चलिए अब सही है। तो चलिए, हम लोग जानते हैं, एक रिलेशन जानते हैं कि ये डी थीटा बाय डी टी, हम लोग जानते हैं ये किसके इक्वल टू होता है, ओमेगा इक्वल टू, ठीक है। चलिए मैं एक न्यू स्लाइड लेके समझाता हूँ। हम लोग ओमेगा इक्वल टू, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी, इतना हम लोग जानते हैं। हम लोग ने पढ़ चुका है इस चीज को, हम लोग इसको अच्छी तरह से समझते हैं और जानते भी हैं। अच्छा, थीटा इक्वल टू हमने रिलेशन से देखा था कि थीटा इक्वल टू, याद कीजिए जब फर्स्ट में हम लोग पढ़ रहे थे, एस बाय आर, ऐसा कुछ हमने, सॉरी स्मॉल आर होगा, एस बाय आर। फिर हमने लिखा था एस इक्वल टू आर थीटा। ये रिलेशन था हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एक रिलेशन था। अब मैं थीटा की जगह पे इस वैल्यू को मैं पुट करूंगा, थीटा की जगह पे मैं ये एस बाय आर को लिखने जा रहा हूँ। तो अब देखिए, ओमेगा इक्वल टू डी के डी बाय डी टी इंटू एस बाय आर। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, डी एस बाय एस क्या है मेरा, डिस्प्लेसमेंट, बाय डी टी, ये क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन लीनियर टाइम। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, लीनियर वेलोसिटी भी। और ये नीचे क्या है मेरा, ये ds तो हो गया मेरा, इसके ds इसके साथ चल गया, दैट मीन्स मेरे पास आया ओमेगा इक्वल टू ये v बाय आर, v बाय, यहाँ पे v बाय आर, कुछ गलत कर रहा हूँ मैं, v इंटू आर,
एस बराबर आर थीटा थीटा बराबर एस बाई आर। दैट मीन्स मैंने कर किया। चलिए यहाँ पे देखते हैं ये वाला, इस चीज को अभी भूल जाइए। तो ये जो इक्वेशन है मेरा डी एस बाई डी टी, ये मेरा आ गया वेलोसिटी, और ये बाई हमने देखा था कि थीटा इक्वल टू एस बाय आर, तो आर यहाँ पे रहा। तो ये इक्वेशन जो है थोड़ा सा ये रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे एक स्टेप को मैं बढ़ाता हूँ। ये यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू ये आ जाएगा v इन v बाय आर, दैट मीन्स हो जाएगा v इंटू आर, ये हो जाएगा ओमेगा। तो ये जो हमारा रिलेशन आया v इक्वल टू, ठीक है, ये जो v इक्वल टू आया यानी लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू r इंटू ओमेगा, मतलब रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी, ये हमारा आया रिलेशन। ठीक है, ये कैसे आया, बस मैं ये नहीं, यहीं से थीटा के जगह पे एस बाई आर, हम लोग जानते थे कि जब हमने इस चीज को स्टार्टिंग में किया था ये एंगल इक्वल टू चाप आर्क बाई रेडियस, तो आर्क था मेरा एस और रेडियस था मेरा आर, तो एस बाई आर, तो डी एस बाई डी टी मैंने डिस्प्लेसमेंट, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इक्वल टू होता है वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, क्योंकि लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर वेलोसिटी बाय टाइम। तो यहाँ पे हो गया v बाई आर, तो फिर ये v बाई आर, दैट मीन्स ये r w के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, दैट मीन्स रिलेशन आ गया मेरा लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ये समझ में आया? यस ये सर। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब है रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन जो हमारा था अल्फा, जो एंगुलर एक्सेलरेशन था हमारा सर अल्फा। वो हाँ, स्लाइड नहीं दिख रहा है। अच्छा स्लाइड नहीं दिख रहा है ना, जो स्लाइड में पि, चेंज किया पि, तो नहीं दिख रहा। यस लेकिन पिछले वाला दिख रहा है। अब भी नहीं दिख रहा है, देखिए तो मेरे वाला में तो दिख रहा है। हाँ सर अब आ गया। हाँ, नेट स्लो रहने के कारण ऐसा होता है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग जानते हैं कि लीनियर जो सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा, और लीनियर एक्सेलरेशन जो होता है हमारा वो ए होता है। ठीक है, अब देखते हैं इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। तो हम वो मैंने ये कंसीडर किया, ये आया, ये उस चीज पे ना जाके मैं सिर्फ कैसे हुआ उस पे मैं जा रहा हूँ। ठीक है, एक नया स्लाइड में ले लेता हूँ। हम लोग जानते हैं कि अल्फा दैट मीन्स एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल टू ये होता है। अब ये देखिए एक रिलेशन होता है ओमेगा इक्वल टू v बाई आर, सॉरी स्मॉल आर, v बाई आर होता है कि v इंटू आर होता है, v इंटू आर, v इंटू आर, v बाई आर होता है, इंटू नहीं, माई मिस्टेक, v डिवाइड बाई आर। ठीक है, तो यानी v बाई आर हो गया। अब यहाँ पे इस ओमेगा की जगह पे मैं ये वैल्यू पुट करूंगा, तो डेट मीन्स d बाय डी टी इंटू वी बाई आर, स्मॉल आर होगा। अब देखिए ये अल्फा इक्वल टू क्या जा रहा है, यानी डी, ये देखिए ये वाला डी वी बाई डी टी, ये क्या हो गया एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन इंटू बाय आर, तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं लीनियर एक्सेलरेशन ए इक्वल टू आर इंटू अल्फा। तो ये हमारा रिलेशन आ गया, आर ये हो जाएगा मेरा लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर ACCLN इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, ये दो रिलेशन, ये रिलेशन हमारा आ गया। बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा हमें प्रीवियस कॉन्सेप्ट को यूज किया है और ये रिलेशन मेरा आ गया।
चलिए यही है मेरा r इंटू लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन इंटू r, दोनों एक ही है, आगे या पीछे दोनों को एक साथ लिख दिया है। अब है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड है कि हम टाइम पीरियड किसको बोलेंगे, तो ये होता है कि टाइम टेकन बाय ए पार्टिकल इन ए कंप्लीट साइकिल। एक पार्टिकल को एक कंप्लीट साइकिल मूव करने में जितना टाइम लगता है उसको हम बोलेंगे उसका टाइम पीरियड। सपोज यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे है, इफ ए पार्टिकल कंप्लीट 20 साइकिल इन 1 सेकेंड, देन हम उसको बोलेंगे 20 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल। अगर कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में 20 साइकिल एक सेकेंड में, अगर वो 20 राउंड, अगर यहाँ से शुरू किया जाए ऐसे करते हुए 20 राउंड अगर मूव कर जाए, दैट मीन 20 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो ये चीज हो गया कि स्लाइड नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा मैं वेट कर लेता हूँ, आ जाएगा स्लाइड। अच्छा, ये प्रॉब्लम सभी के साथ हो रहा है कि स्लाइड नहीं दिख रहा है? नो सर, दिख रहा है तो। दिख रहा है ना? दिख रहा सर। दैट मीन्स एक का नेटवर्क प्रॉब्लम है। चलिए अगला तो क्लास में ठीक था। सर दिख तो अगला रहा है। दिख रहा है हाँ सर, आ धनीराम, गया। आ गया। इसका मतलब नेट आपका स्लो है जिस वजह से आपका नहीं दिख रहा है। ठीक है, स्लाइड चेंज जब होता है तो थोड़ा सा नेट चाहिए, तब वो ग्राफिकल साउंड के लिए थोड़ा सा नेट का जो स्पीड कम चाहिए, बट जब जो ग्राफिकल होता है तब थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा चाहिए। तो इस वजह से अगर नेट थोड़ा सा स्लो है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, आपको दिख जाएगा श्योर। सबको दिख रहा है तो आपको भी दिखना चाहिए, ऐसा नियम है, माना जाता है कि अगर सबको दिख रहा है तो आपको भी दिखना चाहिए, बट टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है पर्सनली, इसको इग्नोर कीजिएगा थोड़ा सा और थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। चलिए हम आपके साथ हैं, आपको छोड़ के हम नहीं जाएंगे, ठीक है, सबको लेके चलना है। चलिए देखिए, तो टाइम पीरियड क्या है कि एक पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में 1 साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगेगा उसी को हम बोलेंगे उसका टाइम पीरियड। ठीक है, सपोज कीजिए कि ये पार्टिकल यहाँ से मूव करना स्टार्ट होता है, तो यहाँ से आने में यहाँ पे जो टाइम लगेगा उसको हम उसको बोलेंगे टाइम पीरियड, और उसको हमेशा डिनोट करेंगे टी से। अच्छा, जब ये पार्टिकल जब एक राउंड पूरा कर जाता है यहाँ से यहाँ तक, दैट मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कितना होगा, कितना एंगल वो मूव कर जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक हम लोग जानते हैं कितना होता है 360 डिग्री, और 360 डिग्री को हम लोग बोलते हैं 2 पाई, यानी 2 पाई जो है एक सर्कल पूरा करने में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 पाई हुआ, और टाइम कितना लगा टी, तो 2 पाई बाई टी जो हो गया, इसको बोल सकते हैं ये टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, तो हम इसको कर सकते हैं एंगुलर स्पीड। तो पार्टिकल है जिसका एंगुलर स्पीड अगर टी टाइम में 2 पाई अगर मूव कर जाता है तो ये हम किसको बोलेंगे एंगुलर स्पीड। ठीक है, एंगुलर स्पीड, ठीक है, या फिर एंगुलर वेलोसिटी भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब यहाँ से आया है कॉन्सेप्ट फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कहता है कि 1 सेकेंड में एक पार्टिकल कितना साइकिल कंप्लीट कर पाता है। 5 अगर साइकिल कंप्लीट करता है तो पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी 5 हो जाएगा। अगर हाफ साइकिल कंप्लीट कर पाता है, सपोज कीजिए कि एक 1 सेकेंड में कोई पार्टिकल सिर्फ पाई डिस्प्लेसमेंट हाफ ही डिस्प्लेस कर पाया, दैट मीन्स पाई इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल। अगर कोई 3 पाई घूम जाता है तो 3 पाई इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल। तो अगर 20 अगर साइकिल कंप्लीट कर लेता है, दैट मीन्स हो जाएगा 20 इंटू 1 साइकिल में 2 पाई, तो हो जाएगा 2 पाई, दैट मीन्स 40 पाई इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है ये। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कि एक सेकेंड में कितना नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट करेगा कोई पार्टिकल, उसको हम बोलेंगे उसका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा ये न्यू है, इसको बोलेंगे एन यू, न्यू पढ़ेंगे। ठीक है,
एक्चुअली आप लिखेंगे न्यू तो पता नहीं आप कैसे लिखेंगे, लेकिन आप जो भी किताब में जब भी लिखिएगा या कॉपी में या फिर एग्जाम में भी लिखिएगा, तो अगर आप ये न्यू लिख कर ब्रैकेट में एन यू जरूर लिख दीजिएगा, ताकि जो खाता चेक करे वो इसको समझिए कि हाँ ये सिंबल न्यू ही है। ठीक है, तो ये है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t होता है। चलिए ये कैसे हुआ तो वो हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कि 1 सेकेंड में, टी सेकेंड में अगर कोई ऑब्जेक्ट 2 पाई घूमता है तो 1 सेकेंड में हो जाएगा 2 पाई/t। अब देखिए, जो 1 सेकेंड में कोई ऑब्जेक्ट अगर पूरे एक, अगर यहाँ से सपोज कीजिए एक चक्कर लगा लेता है, दैट मीन्स उसको हम लोग बताए कि एंगुलर, हमने क्या नाम लिया था, एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी। तो ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू 2 पाई न्यू दैट मीन्स ये हो गया इसका फ्रीक्वेंसी। ये 2 पाई/t, तो यानी वन इन, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 2 पाई × 1/t, तो 1/t के जगह पे हम लिख सकते हैं 2 पाई न्यू। दैट मीन्स ये हो गया हमारा एंगुलर वेलोसिटी, ये एंगुलर स्पीड जो भी कुछ बोलिए, इक्वल टू 2 पाई × न्यू। ठीक है, अब यहाँ पे एक मेरा मुझे लगा कि ये टर्म छूटा हुआ था एंगुलर स्पीड, इसलिए मैंने इसको आप लेके आ गया। ये होता है एंगल मेड इन 1 सेकेंड, कि जब कोई पार्टिकल मूव करता है तो 1 सेकेंड में कितना एंगल बना, उसी को हम लोग कहते हैं एंगुलर स्पीड। तो कभी कभी देखा गया है काफी शॉर्ट क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, व्हाट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ सेकेंड हैंड इन द क्लॉक। घड़ी का जो, घड़ी में जो सेकेंड हैंड का जो हैंड होता है उसका एंगुलर स्पीड कितना होता है। तो चलिए इसको हम लोग निकालते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि वो वन रोटेशन कितना सेकेंड में कंप्लीट करता है। ठीक है, वन रोटेशन, तो वन रोटेशन में हम लोग जानते हैं कि 2 पाई का डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हम लोग जानते हैं 2 पाई का डिस्प्लेसमेंट। अब बाइक तो एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाया, 60, तो 2 पाई/60, दैट मीन्स इसको अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे ये कैलकुलेशन करने के बाद आई थिंक ये 6 रेडियन पर सेकेंड आया है, 6 रेडियन पर सेकेंड आया। इसको यहाँ पे पाई का अगर आप वैल्यू रखेंगे, ठीक है, पाई का वैल्यू अगर आप रखेंगे तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, या फिर इसको ऐसे कर दीजिए, 6 अगर आप नहीं लिखेंगे तो आप जैसे कि 2 पाई/60 है, इसको कर दीजिए पाई/30 रेडियन पर सेकेंड। अब अपने जस्ट एक चीज समझाने के लिए कि एक जो घड़ी का जो सुई होता है वो उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ये चीज समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया है। अगला है देखिए, एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ। अर्थ जो है उसका एंगुलर स्पीड क्या होता है। तो देखिए, अर्थ जो है 24 आवर में एक रोटेशन कंप्लीट करता है इस डायरेक्शन में, इस ऐसे करके अपने ही अक्ष पे वन रोटेशन कंप्लीट करता है 24 आवर में। ठीक है, कितना मूव कर रहा है वो, मूव तो वो वन रोटेशन कंप्लीट कर रहा है, दैट मीन्स 2 पाई का ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। बट टाइम कितना लग जा रहा है, 24 × 6 हम लोग को सेकेंड में निकालना है, 24 × आवर × सेकेंड। ठीक है, तो इतना रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा इसका क्या, एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ। ठीक है, अगर चाहें तो इसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ ये कॉन्सेप्ट देना था कि हाउ टू फाइंड एंगुलर स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एनीथिंग। ठीक है, आप यहाँ पे निकाल सकते हैं एंगुलर। चलिए क्वेश्चन में दे देता हूँ आप लोगों को, एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ टू मूव अराउंड द सन। सन के अराउंड जब घूमता है अर्थ तो उसका एंगुलर स्पीड क्या होगा। ठीक है, आप निकाल सकते हैं उसके लिए। वो मूविंग तो उतना ही होगा, एंगल तो उतना ही होगा, बट उसमें 365 हो जाएगा, इंटू 24 आ जाएगा, इंटू 60 हो जाएगा, इंटू 60। ठीक है, तो सिर्फ उसमें नीचे का जो टाइम जो लगेगा वो बढ़ जाएगा, लेकिन एंगल तो अगर एक रोटेशन अगर सन के अराउंड करता है, दैट मीन सन इज द सेंटर, सन इज द सेंटर, और एक निश्चित दूरी से वो रोटेट करते रहता है, दैट मीन्स जितना टाइम लगेगा वही उसका हम निकाल सकते हैं। इस तरह करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अगला है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
अब हमने इससे पहले हम लोगों ने देखा कि ऑब्जेक्ट में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, एंगुलर वेलोसिटी रिलेशन सबको हमने देखा। अब हम देखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम लोग देखेंगे कि ये जो सर्कुलर मोशन आखिर होता है क्यों होता है, हु इज रिस्पॉन्सिबल, इसके लिए सर्कुलर मोशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को हम लोग यहाँ बहुत ही डीपली से जानने की कोशिश करेंगे। तो जहाँ पे आप लोगों को दिक्कत हो आप मुझे बोलिएगा, मैं आपके साथ हूँ। चलिए देखते हैं। अब कहता है इफ ए पार्टिकल मूव अलोंग ए सर्कुलर पाथ, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड, अगर उसका स्पीड जो हो यूनिफॉर्म हो, हैंस विथ यूनिफॉर्म लीनियर स्पीड, ठीक है, उसका अगर यूनिफॉर्म स्पीड भी लीनियर हो, यूनिफॉर्म हो, द मोशन सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो दैट मीन्स कोई ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो उसके लिए दो चीज होना पड़ेगा। पहला कंडीशन क्या है, एंगुलर स्पीड जो है हमारा ओमेगा वो कांस्टेंट होना पड़ेगा, एंड लीनियर वेलोसिटी भी जो होगा, लीनियर स्पीड भी, वेलोसिटी नहीं, लीनियर वेलोसिटी भी ये भी कांस्टेंट होगा। अच्छा, दैट ये अगर लीनियर वेलोसिटी भी कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स हुआ द मैग्नीट्यूड ऑफ v1, सपोज कीजिए ये v1 है, v2 है, अगर यहाँ पे v3 लेते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ v3 इज इक्वल, दैट मीन्स अगर यहाँ पे सबका मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए। ठीक है, वेलोसिटी का जो है स्पीड का जो मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, है तो वेलोसिटी, बट अगर यहाँ पे मैग्नीट्यूड हो सकता है सेम हो, बाद बाकी उसका डायरेक्शन ऑल टाइम चेंजेस होते आ रहा है। दैट मीन्स अगर वेलोसिटी 5 है ये भी 5 होगा, यानी हर एक जगह देखिए 5 दैट मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज ऑलवेज सेम, डायरेक्शन इज चेंजेस। जहाँ पे डायरेक्शन चेंजेस होगा वहाँ पे हम उसको वेलोसिटी ना बोल के स्पीड टर्म का यूज करेंगे, इसीलिए यहाँ हो गया लीनियर स्पीड क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, और एंगुलर स्पीड भी ओमेगा भी कांस्टेंट होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के लिए, अगर इन फ्यूचर में कभी वाइवा भी लो तो ये यहाँ से क्वेश्चन पकड़ा जा सकता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूमना चाहेगा तो उसको किन किन चीजों को फॉलो करना होगा। तो सबसे चीज क्या, फर्स्ट फॉलो ये होगा कि एंगुलर स्पीड जो होगा ओमेगा वो हमेशा उसका कांस्टेंट होना चाहिए, और दूसरा लीनियर स्पीड जो होगा वो भी कांस्टेंट होगा। अच्छा, और एक चीज, सर्कुलर मोशन में जब भी कोई ऑब्जेक्ट घूमता है तो उसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन जो होगा एवरी पॉइंट, एवरी सेकेंड चेंजेस होते जा रहा है, होते जाएगा। सपोज कीजिए अगर मैं इस पे यहाँ पे 1 2, अगर इस सर्कुलर पाथ पे मैं 100 पॉइंट कंसीडर किया, 100 टाइम उसका वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा, 100 टाइम हो सकता है उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम हो। ठीक है, अगर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड का है या फिर 22 मीटर पर सेकेंड का है, हमें हो सकता है ये 22 हर एक जगह पे है, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है वो ऑल पॉइंट पे चेंज होगा। चाहे आप इस सर्कुलर पार्ट पे 1000 पॉइंट आप कंसीडर कीजिए, 1000 पॉइंट पे इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा। तो हम लोग क्या यहाँ से बोल सकते हैं कि सर्कुलर मोशन में जब कोई ऑब्जेक्ट घूमता है एवरी पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है। ठीक है, तो कांस्टेंट क्या क्या रहता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, उसका स्पीड को एंगुलर स्पीड कांस्टेंट होता है और लीनियर स्पीड दोनों कांस्टेंट होता है। याद रखने का एक ही तरीका है कि दोनों स्पीड, एंगुलर स्पीड और लीनियर स्पीड दोनों कांस्टेंट रहता है। चलिए, बट द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूअसली। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो खुद तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम लोग न्यूटन का फर्स्ट लॉ से जानते हैं या मोमेंट ऑफ इनर्शिया से जानते हैं। अगर न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में, सॉरी, कोई पाथ पे ट्रेवल कर रहा है तो तब तक मतलब ट्रेवल करेगा या फिर तब तक उसमें कोई चेंजेस, बदलाव नहीं आएगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स या फिर एक्सटर्नल एजेंट काम ना करे। तो यहाँ पे जो है डायरेक्शन ऑफ द लीनियर वेलोसिटी ऑल टाइम चेंजेस हो रहा है, दैट मीन्स कुछ तो है, जो कोई तो है जो इसको बदल रहा है। हम लोग यहाँ पे नहीं देख पा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है एवरी पॉइंट पे चेंजेस हो रहा है, बट इस कौन कर रहा है, कोई तो है जो इसको बदल रहा है, ऑटोमेटिक तो नहीं बदलेगा, कुछ तो है।
तो ये चीज जब देखा गया तो यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे एक है लीनियर एक्सेलरेशन, AC व्हिच इज ऑलवेज जो है डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आया, नया न्यू कॉन्सेप्ट आया आप लोगों के लिए सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का। तो अब जो ये जो डायरेक्शन ऑफ चेंज जो कर रहा है कि एवरी टाइम पे जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है वेलोसिटी का, वो चेंज कौन कर रहा है, वो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है। वो लीनियर एक्सेलरेशन, लेकिन उसका नाम क्योंकि वो टुवर्ड्स द सेंटर की ओर काम करता है, जिस वजह से वो उसका नाम हो गया सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। है लीनियर एक्सेलरेशन। देखिए ये लीनियर एक्सेलरेशन AC व्हिच इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस, उसका जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा अलोंग द रेडियस होता है और टुवर्ड्स द सेंटर, उस जो मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, उसके सेंटर की ओर होता है और उसी का नाम है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। चलिए इसको डिटेल से समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। वो जो सेंट्रल की ओर डायरेक्टेड होता है, सेंट्रल की ओर से वो टुवर्ड्स द सेंटर होता है, ये कैसे होता है। इस चीज को समझने के लिए आइए कुछ फिगर मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। इस फिगर के माध्यम से हम उन चीजों को डिटेल से समझते हैं। चलिए फर्स्ट हम देखते हैं, नीचे आइए, यहाँ पे इस फिगर को देखिए। आप इस फिगर पे आप गौर कीजिएगा, ठीक है। इस फिगर पे मैंने क्या क्या किया है। तो सबसे पहले ये सेंटर है, ये है सेंटर जिसको मैंने O नाम दिया, ये थीटा एंगल से मूव किया है। अब ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इस पॉइंट पे है, तो वेलोसिटी क्या होता है, ऑलवेज टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ पे क्या होता है, ऑलवेज टेंजेंट होता है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे वेलोसिटी है V1 और यहाँ पे इस पॉइंट पे वेलोसिटी है V2। दो जगह पे वेलोसिटी कंसीडर किया है। तो आज के लिए यहीं पे छोड़ता हूँ मैं, फिर हम लोग को नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।